सभी दर्शकों का सादर प्रणाम। आज महोदया फिर आई हुई हैं अपने प्रश्नों को लेकर के। कहिए महोदया, आज का क्या प्रश्न लेके आई हो? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मती हो, कल्याण हो आपका। धन्यवाद गुरुजी। आज हम कृतिका नक्षत्र के पार्ट 4 तक पहुंच चुके हैं। तो आज मेरे पास आपके लिए फिर से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो है ही। सबसे पहला क्वेश्चन इसका मेरे पास आपके लिए ये है कि कृतिका नक्षत्र की भी योनि क्या है, सबसे पहली चीज ये, और उनकी योनि से मतलब बैर किन किन के साथ है, वो आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। बहुत सही प्रश्न है। पहली बात तो जान लीजिए, कृतिका नक्षत्र की योनि होती है मेष। ठीक है। मेष माने होता है भेड़, भेड़ा। ठीक है। अंग्रेजी में जो उसका चित्र बना हुआ है भेड़ा टाइप का है। उसके पास सींग भी होती है। ठीक है। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं रैम, RAM, रैम। तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसकी योनि ही होती है। ठीक है। अब योनि जानने के फायदे क्या है, क्योंकि ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है। जी। जो कृतिका नक्षत्र में पैदा होता है वो भेड़, भेड़ा जैसा होता भी है। अच्छा। अब उसका कैसे होता है? एक तो वो सीधा होता है, नेचुरली सीधा होता है। समूह में रहना चाहता है, उत्साही होता है, पहाड़ पर भी चढ़ जाता है, थकता नहीं है, और कभी जरूरत पड़ी तो भीड़ भी जाता है। उसकी जो सींग है, सींग से वो लड़ करके अपना काम निपटा देता है। तो जो कृतिका नक्षत्र वाला होता है उसमें ये सब गुण पाए जाते हैं। सीधा तो होता है, समूह में भी चलता है, बात भी मानता है। क्योंकि भेड़ जब इकट्ठा में चलती है तो जो उसको हाँकने वाला रहता है कहता है उधर चलो तो उधर जाती, उधर चलो तो उधर जाती है। लेकिन ये पहाड़ पर भी चढ़ जाती है, जंगल में चलने चली जाती, सब चीज का स्वाद लेना चाहती है, और मौका यदि पड़ गया तो भीड़ भी जाती है, लेकिन अपना काम निपटा लेती है। तो कृतिका नक्षत्र वालों का है भेड़ा, जान लीजिए, मेष, ठीक है, रैम। अब इनका वैर किससे होता है? वैर इनका होता है बंदर से। अब बंदर किस नक्षत्र वालों का बंदर? पहले जान लीजिए कि ये जो मेष जो योनि है इसकी और भी किसी नक्षत्र का होता है क्या? ये पुष्य नक्षत्र का भी होता है। अच्छा। एक एक दो नक्षत्रों के एक एक योनि हैं। अच्छा। मैं सबका वर्णन चूंकि कर रहा हूँ इसलिए हमें अकेले अकेले बताना पड़ रहा है जी। जब सबका हो जाएगा तो मैं समूह में भी बताऊंगा जी, उसका भी वीडियो बनाऊंगा। हाँ, एक समरी वीडियो भी, एक समरी वीडियो बनेगी जिससे लोगों को कंफर्म हो जाए। ये सब पढ़ेंगे, इसके बाद वो जनरली वो समूह पर बनेगा जी, जी। सबके देवता क्या हैं, सबके योनि क्या हैं, सबके वैर भाव किससे हैं, तो उस पर एक एक बनेगा। 27 नक्षत्र का होगा जी। तो पुष्य नक्षत्र का भी वो इसकी योनि होती है मेष। अब बंदर, बानर जो है किसकी किसकी होती है? ये होती है पूर्वाषाढ़ा और श्रवण की। जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए हैं और श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए हैं उससे कृतिका वाले को बच के रहना चाहिए, नहीं तो उससे दुश्मनी बहुत तगड़ी होगी। क्योंकि इन दोनों से वैर होता है, खटकता है। तो आदमी को या जो उस साढ़ा कृतिका नक्षत्र में पैदा हो जाए तो पूर्वाषाढ़ा और श्रवण वाले से जरा बहुत बचा के चले, नहीं तो बद के दुश्मनी होगी, झगड़ा होंगे, लड़ाई। तो यही इसका योनि है। योनि इसकी मेष की है, इस योनि वैर इसका बंदर से है। बंदर पूर्वाषाढ़ा और श्रवण का योनि होती है।
तो शायद आपको योनि समझ में आ गई होगी। जी। अगला आपका क्या है प्रश्न? अगला मेरा प्रश्न ये है आपसे गुरुजी कि कृतिका नक्षत्र वालों का भी आप गोत्र जरा गोत्र सबका होता है जी। जितने मनुष्य पैदा हुए हैं, जितने नक्षत्र हैं, सबके गोत्र हैं जी। कोई कहता है केवल ब्राह्मण का ही गोत्र, गोत्र सबका है। लोग नहीं जानते, वो अलग बात है। तो कृतिका नक्षत्र वालों का गोत्र है अंगिरा। अच्छा। अंगिरा एक ऋषि थे, बहुत नियम कानून के पक्के थे, बहुत कर्मठ थे, क्रियाशील थे, लेकिन बिगड़ैल भी थे। क्योंकि जो काम में निपुण होता है, अगर उसके काम में बाधा आती है तो उसको क्रोध भी लगता है जी कि मेरे काम में विघ्न बाधा मत करो, मुझे करने दो। तो जो कृतिका नक्षत्र वाला रहता है, तो पहली बात तो इसका जान लीजिए अंगिरा गोत्र है, लेकिन उस गोत्र का भी प्रभाव कृतिका नक्षत्र वाले में रहता है। नियम कानून का पक्का रहता है, नियम से चलता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको वो क्रुद्ध भी होता है, उसको क्रोध भी आता है, भड़कता भी है। तो ये जो है कृतिका नक्षत्र के ये गोत्र हैं। गोत्र समझने का यही फायदा है जी। और हम गोत्र अंगिरा जान के क्या करेंगे उसके? मतलब उनके गुण हैं। हाँ, उनके गुण जो चाहे योनि हो कि गोत्र हो कि पद हो कि जो भी हो कि आकृति हो कि उनके देवता हो, उनको हम इसीलिए जानते हैं कि वो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है, वैध है, वो मेरे लिए उचित है कि नहीं उचित है, हम उसको जान पाते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा इसका गोत्र। अगले आपका प्रश्न क्या है? अब जैसे आपने अभी बात में पद के बारे में बात किया, तो अब आप उसके बारे में प्रकाश डालिए कि इनका पद विचार जी। मैं सभी नक्षत्रों के पद विचार चलते हैं, क्योंकि एक एक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं जी। जब नवांश कुंडली बनती है तो मैंने मेष का बता दिया, वृष का बता दिया, तो 4 पर वो चला, 4 पर वो चला, 8 तक चले जी। यानी 8 माने ये वृश्चिक राशि तक ये हो गया। अब नवम नवांश है। नवम किसका है? धनु का है। अच्छा। तो जो कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा होगा वो मेष राशि में होगा जी। क्योंकि एक एक राशि में 9 चरण हैं। तो 9 चरण में एक 4 अश्विनी क्या हो गया, 4 भरणी क्या हो गया, एक बच्चा एक कृतिका का हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ऐसा ही नहीं, जनरल जान लीजिए कि मैं कृतिका नक्षत्र में पैदा हो, चरण भी जानना जरूरी। चरण नहीं जानोगे तो देवता गड़बड़ा जाएंगे, प्रभाव गड़बड़ हो जाएगा, स्वभाव गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए केवल लग्न जानना या राशि जानना केवल इतने से ही नहीं होगा क्लियर। जब तक आप उसका नक्षत्र नहीं जानेंगे, नक्षत्र का चरण, तब तक आप बारीक अध्ययन नहीं, किसी का फल नहीं निकाल सकते अच्छे ढंग से जी। तो जो कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आएगा वो नवम नवांश में आएगा। तो नवम नवांश होती है धनु राशि, धनु की। अच्छा। जिसके देवता होते हैं बृहस्पति। अच्छा। तो जो उसमें पैदा होगा, मेष के अंतिम चरण में पैदा होगा या कृतिका के प्रथम चरण में पैदा होगा, उसमें बृहस्पति का भी प्रभाव रहेगा। अच्छा। और कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। और कृतिका नक्षत्र के जो खुद के देवता हैं, अग्नि देवता और कुमार कार्तिकेय, वो भी गुण उसमें रहेगा। तो ये सब गुण उस, और जो मेष राशि का अग्नि है इसमें डबल अग्नि होगी, एक मेष राशि की अग्नि और एक कृतिका नक्षत्र की अग्नि, एक सूर्य देव और एक बृहस्पति देव। यानी जो ये काम करेगा बहुत सत्य वाला काम करेगा। अग्नि भी गलत चीज को जला के खाक कर देती है जी। और वही अग्नि भगवान को ले जा करके आहुति पहुंचाती है स्वाहा के माध्यम से जी। तो वो दान धर्म में भी निपुण होगा, सत्य पर चलेगा और अग्नि और सूर्य जैसा उसका वर्क रहेगा। तो हो गया प्रथम चरण जी। अब कृतिका के जो दूसरे चरण में पैदा हुआ,
कृतिका का दूसरा चरण माने हो गया वो दशम नवांश में आया। ठीक है। तो दशम नवांश होता है मकर का। धनु के बाद आता है मकर। तो मकर का हुआ, उसके देवता शनि महाराज होते हैं। ठीक है। अब द्वितीय चरण में पैदा होने वाले के कौन कौन से देवता सहायक होंगे? अब मेष राशि खत्म हो गई, आ गई वृषभ राशि। वृषभ राशि के देवता होते हैं शुक्र। एक तो उसकी मदद शुक्र करेंगे जो द्वितीय चरण में पैदा हुए। एक दूसरे कृतिका नक्षत्र के जो खुद के ग्रह हैं अग्नि और कुमार कार्तिकेय, वो भी उसकी मदद, उनके द्रव्य गुण उसके स्वभाव में आएंगे कृतिका नक्षत्र वाले के ऊपर। और तीसरा शनि उसकी मदद करेंगे। चौथा वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। अच्छा। तो चंद्रमा भी उसकी मदद करेगा। तो मदद करने में कितने देवता हो गए? चंद्रमा, उसका मन अच्छा रहेगा, मन गड़बड़ नहीं होगा। इसका चंद्रमा गलत भाव में बैठे रहते हैं तो उसका मन गलत कामों में लगता है, क्योंकि पहले कोई चीज सोचते तो मन से सोचते हैं ना। इसलिए कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को पहले देखा जाता है। क्योंकि जब कोई चीज सोचते हैं तो करते हैं, मन चंद्रमा का कारक है। मन अगर दुख भाव में बैठा है तो आपका सोच ही गड़बड़ होगी। अगर वो अच्छे भाव में बैठा हुआ तो सोच आपकी अच्छी होती है जी। तो कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण वाले की पहली बात तो सोच अच्छी होगी। दूसरी चीज शुक्र भी उसके कारक जी। तो शुक्र के नाते वो शुक्र गुरु जी हैं जी। गलत काम नहीं जल्दी करते, तो वो अपना धर्म कर्म में वो काम करेगा। सजने संवरने का भी उसका काम रहेगा। वो गंदा गंधर्व जैसा नहीं रहेगा, गंदा संदा, उसको साफ सुथरा पसंद आएगा। तो शुक्र का ये प्रभाव हो गया जी। तीसरा शनि का भी प्रभाव रहेगा। शनि के प्रभाव में रहेगा कि शनि परिश्रमी है, शनि वर्कर है, काम करते हैं तो वो काम भी करेगा। और शनि जैसा जो मेहनत रहता है वैसा फल भी देते हैं। शनि जब हमेशा गड़बड़ी नहीं करते। शनि को लोग दुख का कारक समझते हैं। शनि अगर अच्छे भाव में है तो आपको माला माल भी कर देते हैं। तो उसके लिए शनि भी फायदेमंद होंगे और अग्नि भी फायदेमंद होगी। अग्नि जैसा उसका रूप भी रहेगा, चमकता चेहरा रहेगा और उसमें सत्यवादिता रहेगी। और सूर्य के नाते भी उसका जो है सत्य पर चलेगा, नीति के मार्गों से अलग नहीं होगा, सबका दुनिया का भला करेगा। ये दूसरे चरण वालों का होगा। ठीक है। अब जो तीसरे चरण में पैदा हुआ, तीसरे चरण में भी लगभग वही है जो दूसरा चरण में। क्यों? तीसरा चरण दशम में जाता है, सॉरी 11 में जाता है। ठीक है। क्योंकि ये धनु हो गई, मकर हो गई, अब कुंभ में गया। कुंभ के भी देवता शनि है। अच्छा, इसलिए अभी है कि कुंभ में शनि उच्च के रहते हैं। अच्छा, सॉरी, तो कुंभ के भी देवता शनि है। तो जो लगभग मकर में रहेगा वही वहां भी रहेगा कि वो उसको शुक्र के नाते धर्म कर्म करेगा, सूर्य के नाते नैतिक कर्तव्यों को निभाएगा, कभी कभी गरमाएगा भी, और लेकिन किसी के खिलाफ काम नहीं करेगा। और क्या चंद्रमा उच्च होने के नाते उसका मन भी अच्छा होगा और काम भी करेगा, नीति नियम का पालन करेगा। तो तीसरे और दूसरे में बहुत फर्क नहीं है। अब चौथा आया। चौथे चरण में अगर कोई पैदा हुआ कृतिका के चौथे चरण में, तो मीन के नवांश में जाएगा, जो 12वीं राशि मीन होती है जी। अब उसका देवता होते हैं बृहस्पति। तो चौथे चरण वालों का और अच्छा हो जाता है। अच्छा क्या हो जाता है? एक तो सूर्य उसके देवता,
किसके देवता? कृतिका के देवता सूर्य है, ऊपर सूर्य का प्रभाव है जी। दूसरे वृषभ राशि के देवता शुक्र, वो गुरु जी हैं। ठीक है। एक राजा हो गए सूर्य और एक शुक्र हो गए मंत्री, उनके पुरोहित हो गए। ठीक है। एक मीन नवांश में होने के कारण उसके देवता हैं बृहस्पति। ठीक है। एक गुरुजी और आ गए तो दो गुरुजी हो गए, एक राजा हो गया, एक चंद्रमा भी है, वहां उच्च का है, चंद्रमा को रानी कहते हैं। तो राजा रानी और दोनों गुरुजी लोग मंत्री। अब तो उसका ठाट बाट ही है। चौथे चरण उसको हर चौथे चरण में जो पैदा हो गया, जान लो एकदम चकाचक है, उसको जल्दी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसके अभी जब कोई नक्षत्र तारा के बारे में अगर किसी को जानकारी है तो जान लेगा भाई किस नक्षत्र में हमारा थोड़ा गड़बड़ है, नक्षत्र कुछ थोड़ा बहुत अपना उससे बचे गलत नक्षत्रों से, तो उसको जिंदगी में बहुत गड़बड़ी नहीं आएगी। क्योंकि एक तो अग्नि है, दूसरे सूर्य हैं, तीसरे चंद्रमा हैं, शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, सब तो उसकी मदद के लिए तैयार। तो चौथा चरण बहुत उत्तम होता है। तो शायद आपको पद विचार समझ में आ गया होगा। तो जिसका चौथा चरण है जान लीजिए कि उसके आफत विपद जिंदगी में बहुत कम आए। आपने आई गेस तारा के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग सब लोग प्लीज वो वीडियो देखना, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आप और बेटर रिलेट कर पाओगे। तारा पर वीडियो मैंने बनाया है, कौन कौन से नक्षत्र मेरे लिए पैसा देंगे, कौन कौन से नक्षत्र हमें विपत्ति देंगे, कौन कौन से नक्षत्र हमें दुश्मन पैदा करेंगे, कौन कौन से नक्षत्र हमें मित्र बनाएंगे। आप लोग वो वीडियो डेफिनेटली देखना। उसको देखेंगे तो आप उससे बच के रह सकते हैं, अपना प्रॉफिट कर सकते हैं जी। तो शायद आपको पद विचार समझ में आ गया होगा। और आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। अगला प्रश्न मेरा है कि कृतिका नक्षत्र वालों के लिए एक जो प्रॉफिटेबल हो या जो वर्जित कार्य, वो उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए, जैसे हमें थोड़ा और उस पे अंडरस्टैंडिंग। हाँ, देखिए जो कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ है उसके लिए क्या वैध कार्य है, क्या अवैध? अवैध माने उसको वंचित कार्य, जान लीजिए वो ना करे, उसमें वो न करे तो अच्छी बात है। पहली बात तो जान लीजिए कृतिका नक्षत्र वाला वैध बता रहा हूँ, यज्ञ करे, हवन करे, शुद्धिकरण करे, स्वच्छता रखे, व्यसन से मुक्ति करे और कराए। दारू छोड़ाना, गांजा छोड़ाना, भांग छोड़ाना, लोगों कोशिश करे कि लोग वो न करें, इस टाइप का काम करे, यानी एक सामाजिकता का काम करे। दूसरा वो साहस का काम करे, कहीं भी साहस का काम हो, नेतृत्व का काम करे, आगे आगे झंडा लेके रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, करता रहे, लोगों को मोटिवेट करे, नेतृत्व करे कि हम आगे आगे चल रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप आइए। और किसी चीज का महत्वपूर्ण निर्णय ले कि मुझे अब ये निर्णय करके आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके पास बहुत से देवता सहायक हैं, तो उसका काम अच्छा होगा, उसके लिए वैध काम होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेना, अपने स्वाभिमान से रहना, सनातन मूल्यों का प्रचार प्रसार करना, जो हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था चली आ रही है कि कैसे हमारी नैतिकता रहेगी, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करिए, चोरी मत करो, ज़्यादा सामान की लालच मत करो, योग करो, जो हमारे धर्म कार्यक्रम है, इस पर अगर चले तो वैध है। सिलाई कढ़ाई का भी काम करे, ठीक है, चूल्हे चक्की क्या भी काम करे, क्योंकि अग्नि से भी वो जुड़ा हुआ है, अग्नि से जुड़ा है, भूमि से भी जुड़ा है। भूमि से कैसे जुड़ा है? वृषभ राशि पृथ्वी तत्व होती है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, मेष राशि अग्नि की होती है, वृषभ राशि पृथ्वी की होती है, और वायु मिथुन की होती है, और कर्क जल की होती है।
हमारी वृषभ राशि पृथ्वी से जुड़ी है। तो पृथ्वी के जो अन्न पैदा हुए, जो चीज, उसको आप परिपक्व करके, उसको आप पका करके भी अच्छा कर सकते। तो उस क्षेत्र के लिए वो वैध है। और किसमें वैध है? मातृत्व में, पालन पोषण करने में। किसी का पालन पोषण उसके लिए वैध ही काम है, ये उसके लिए वैध है। और कैसे? ईमानदारी, निडर रहना, और क्या, पढ़ना लिखना, अध्यापन करना, दूसरे को पढ़ाना। तो अध्ययन अध्यापन भी ये उसके लिए वैध होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैध हुआ जी। अभी आपको जो है वर्जित क्या चीज चाहिए, क्या चीज कृतिका नक्षत्र वाला न करे। पहली बात तो सबसे जरूरी है को राजनीति न करे। राजनीति और कूटनीति उसके लिए नहीं बनी, क्योंकि वो सत्य पर चलता है जी। सूर्य और अग्नि और चंद्रमा और शुक्र उसके सहायक हैं जी। और राजनीति में इससे कुछ मतलब नहीं है। उसको वोट चाहिए। आपका गर्दन काटने से वोट मिलेगी, कि आपको पैसे देने से वोट मिलेगी, कि आपको प्रणाम करने से वोट मिलेगी, कि आपको पीटने से वोट मिलेगी। उसको वोट ले करके उसको अपनी कुर्सी बचाना है। राजनीति उसे कहते हैं, ये नीति से कुछ मत, जिस नीति से राज मिले उसे राजनीति कहते हैं। तो साम दाम दंड भेद उसमें सब चलता है जी। तो कृतिका नक्षत्र वाला साम दाम दंड भेद के लिए वो नहीं बना हुआ है, इसलिए उसको राजनीति उसके लिए वो निषिद्ध कार्य है। ठीक है। नंबर एक चीज, राजनीति कूटनीति भी उसी में है। कूटनीति माने कौन सी आइडिया लगाएं कि ये तहस नहस हो जाए, हम बढ़ जाए। कृतिका नक्षत्र वाला ये नहीं है। आइडिया तो लगाता है झगड़ा, लेकिन उसके अच्छाई के लिए करता है जी। अब कूटनीति में अच्छाई अपनी होती है, हाँ। उसकी अच्छाई नहीं होती। तो राजनीति कूटनीति दोनों। दूसरे चीज, इसको जल क्रीड़ा से भी बचना चाहिए। अच्छा। पानी से, पानी में खेल कूद न करे, पानी से जहां तक हो बचाव करे। उसका रीजन है, ये वृषभ राशि में आता है। नंबर एक, उसका देवता है शुक्र। शुक्र जल का कारक है और उसमें चंद्रमा उच्च का होता है, वो भी जल का कारक है। तो डबल डबल जल इसमें होते हैं। पानी में जाएगा ट्रिपल जल हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए कफज होता है। आपने बताया था कि कफज ये कृतिका नक्षत्र वाला कफज होता है, क्योंकि उसमें दो दो जल के देवता हैं। तो जल से इसको परहेज करना चाहिए। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या वैध है और क्या अवैध है, क्या जो है वंचित कार्य, वर्जित कार्य है कि काम न करे। और आपके कुछ एक फाइनल क्वेश्चन है कि कृतिका नक्षत्र के देवता ग्रह और उसका जो भी प्रभाव कृतिका नक्षत्र वालों पे पड़ेगा, वो उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। बीच बीच में मैं बता दिया हूँ, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो इसके कृतिका नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो हैं सूर्य। सूर्य देव के नाते इसकी आत्मा बहुत अच्छी होती है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य पुरुष वर्गीय, उनका लिंग पुल्लिंग है। तो जो जातक या जातिका इसके अंतर्गत पैदा होता है, उसमें पुरुषत्व भी होता है। काम को बड़ी मजबूती के साथ करता है, क्योंकि उसमें स्त्रीलिंग भी है, एक चंद्रमा भी है, एक शुक्र भी है, स्त्रीत्व भी रहता है, लेकिन पुल्लिंगता भी रहती है। तो सूर्य का ये प्रभाव है। सूर्य गड़बड़ नहीं करता, सूर्य कड़क होता है, लेकिन शुक्र भी इसमें है, क्योंकि वृषभ राशि के शुक्र भी होता है, क्योंकि भी एक अधिदेवता है। तो सूर्य हो गया उसका नक्षत्र का देवता हो गया, और क्या कहा जाता कृतिका का, एक सूर्य का हो गया, और दूसरा जो उसके वृषभ राशि के देवता हैं शुक्र के कारण उसमें प्रेम भी रहता है, उदारता भी रहती है, हंसी ठिठोरी भी रहती है, सजना संवरना भी रहता है।
लेकिन सूर्य के प्रभाव के नाते वो थोड़ा कड़क भी रहता है, लेकिन किसी के प्रति उसकी गलत भाव नहीं रहते। तो ये दो तो प्रभाव इसके हो गए जी। चंद्रमा भी मैं बोला था कि चंद्रमा उसमें उच्च का होता, 3 अंश तक उच्च होता है जी। वृषभ राशि में। तो चंद्रमा होने के कारण उसका मन भी उच्च होता है, मन से उसकी सोच अच्छी होती, किसी की भी प्रति वो गलत नहीं सोच सकता। अपने प्रति तो सोचेगा नहीं, दूसरे के प्रति भी वो उसको गलत नहीं सोचेगा। तो उसका चंद्रमा का प्रभाव है। और जो कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण पैदा हुआ जो मेष राशि में आई, उसकी अग्नि भी देवता है। तो अग्नि देवता होने के नाते जैसे अग्नि उसको कच्चे सोने को तपा करके आभूषण बना देती है, वैसे ये उसको किसी चीज को तपा करके बहुत अच्छा कर देता है। कृतिका नक्षत्र वाला कचरे को जला के राख कर देता है, गर्मा गया तो भस्म, घर द्वार भी भस्म कर देगा, जो कृतिका नक्षत्र के पहले वाला है। लेकिन और देवता के प्रभाव के नाते उसका प्रभाव कम रहेगा, जहां तक होगा अच्छाई ही होगी। एक तो आपके वो हो गए। तीसरे जो इसके कार्तिकेय भी हैं जी। कार्तिकेय का लालन पालन मैं बोला था 7 तपस्विनियों ने किया था, जैसा कि 7 तारों से वो बना भी है जी, जी। वो जैसे मैं बोला था उसको झुमका बोला जाता है, कचर पचर का झुमका। तो वो 7 तपस्विनियां हैं। तो तपस्विनी होने के नाते उनको जब पहाड़ पर से गिरे तो क्या पार्वती जी नहीं जानती थी? जानती थी, लेकिन उनका फिर भी बोली नहीं, लालन पालन कहीं गुप्त जगह हुआ। वो तपस्विनियां नहाने जा रही थी, रास्ते में पा गई उनको, उनका पालन पोषण किया। पालन पोषण तो वो गुण भी जातक के अंतर्गत रहता है कि वो एकाग्र में रख करके पहले अपने ऊर्जा को अर्जित करता, चाहे पढ़ के अर्जित करे, चाहे खा के अर्जित करे, वो अर्जित करता, अर्जित करके तब बाजार में निकलता है लोगों की भलाई करने के लिए। जैसे कुमार कार्तिकेय थे, अपनी ऊर्जा को अर्जित किए, अर्जित करने के बाद देवासुर संग्राम में सब राक्षसों का संहार किए। तो उनके अंदर गलत भाव नहीं थे, क्योंकि राक्षसों का संहार करना था, उनका इंद्र भगवान की गद्दी ले लिया था, और इसके बाद फिर अपना सब आयश आराम से रहने लगे। तो इन देवताओं का ये सब अधिपति देवता है, जान लीजिए। तो ये सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, कुमार कार्तिकेय हो गए, अग्नि हो गई, ये सब इनके प्रभाव हैं। यही जातक के ऊपर ये सब प्रभाव डालते हैं। शायद आपके प्रश्नों का उत्तर हो गया होगा। आगे कोई प्रश्न? नहीं, ये फाइनल क्वेश्चन था। मैं चाहती हूँ कि कुछ प्रश्न और बचे हैं तो हम फिर आपसे मिले और इस पे डिस्कशन। धन्यवाद, आप ऐसे आती रहें। आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत होगा। आपके प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। और हम आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए अगर अब तक न किए हों, और उसको बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे कि आपको जो मैं वीडियो बनाऊँ मिलता रहे। बहुत मैं रुचिपूर्वक और आप लोगों के काम की बातें बताता हूँ। ये हमारा ज्योतिष है जो वेदों पर आधारित है, उसको मैं बता रहा हूँ। आप लोग इससे कुछ सीखिए और समझिए और खुद ज्योतिषी बन जाइए। सब करते करते आप लोग खुद इतना नॉलेज मैं दे दूंगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं जी। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।